असली बॉस कौन है? बिल्कुल। और सरकार के ये जो भारी भरकम कानूनी दांव पेच होते हैं ना, वो असल में काम कैसे करते हैं? हाँ, क्योंकि अक्सर संविधान के अनुच्छेदों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत मोटी और उबाऊ किताब है जिसे बस रटना पड़ेगा। लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि ये सारे नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। सही कहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम कुछ बेहद मजेदार निमोनिक्स, मेरा मतलब है याद रखने की ट्रिक्स के जरिए इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सत्ता का ढांचा कई बार बहुत उलझावा लगता है। तो सबसे पहले इस असली और नाम मात्र के मुखिया के बीच का फंडा क्या है? देखिए, अगर इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए ना, तो बाकी सारी चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। संविधान ने बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों भूमिकाओं को अलग-अलग किया है। तो इसे समझने के लिए एक क्लासिक पारिवारिक एनालॉजी लेते हैं। घर के दादाजी और पिताजी का उदाहरण। श्रोताओं को ये बहुत आसानी से समझ आएगा। हाँ, ये उदाहरण हमेशा काम करता है। तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो घर के दादाजी की तरह हैं। मतलब शादी के कार्ड पर सबसे पहला नाम उन्हीं का होता है, हर बड़ा काम उन्हीं के नाम से होता है। तो कानूनी भाषा में वो नाम मात्र या विधि सम्मत प्रमुख हैं, जिन्हें हम नॉमिनल हेड कहते हैं। और अगर इसे आज के कॉरपोरेट ढांचे में देखें, तो राष्ट्रपति एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की तरह हैं। बिल्कुल सटीक। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उस घर के पिताजी की तरह हैं, या कॉरपोरेट भाषा में कहें तो कंपनी के सीईओ हैं। हाँ, कार्ड पर नाम भले दादाजी का हो या लेटर हेड पर चेयरमैन का नाम हो, लेकिन रोजमर्रा के असली एग्जीक्यूटिव फैसले पिताजी या सीईओ ही लेते हैं। कि किसे क्या काम करना है, बजट कैसे चलेगा, ये सब प्रधानमंत्री तय करते हैं। इसीलिए उन्हें वास्तविक प्रमुख या रियल हेड कहा जाता है। और यहाँ एक और गहराई वाली बात है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ एक राजनीतिक सरकार ही नहीं चलाते। अच्छा, तो और क्या जिम्मेदारियां होती हैं उनके पास? उनके कंधों पर कई बड़ी संस्थाओं का भार होता है। वो मुख्य रूप से 3 बेहद अहम संस्थाओं के अध्यक्ष भी होते हैं। पहला, नीति आयोग, जो देश के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। हाँ, जिसे पहले योजना आयोग कहते थे। बिल्कुल। दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद या इंटरस्टेट काउंसिल, जो भारत जैसे विशाल देश में अलग-अलग राज्यों के बीच तालमेल बिठाने का काम करती है। और तीसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए। एनडीएमए। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी देश पर कोई राष्ट्रीय आपदा आए तो त्वरित फैसले लिए जा सकें। एकदम सही। बिना किसी लाल फीताशाही के तुरंत फैसले लेने की जरूरत होती है, और ये काम देश का वास्तविक प्रमुख ही कर सकता है। इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। हमने चेयरमैन और सीईओ की बात तो कर ली, लेकिन संविधान में ये बात कहाँ लिखी है कि चेयरमैन को सीईओ की बात माननी ही पड़ेगी? यहीं से शुरुआत होती है अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74। और इसका निमोनिक बहुत ही मजेदार है। 74 यानी 7 और 4। तो ट्रिक ये है, साथ मिलकर चारों दिशाओं में राष्ट्रपति को सलाह देना। साथ मिलकर चारों दिशाओं में सलाह, ये कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। जब भी 74 का नंबर सामने आए तो तुरंत यही लॉजिक दिमाग में आना चाहिए। लेकिन अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रपति एक व्यक्ति है और वो अकेले पूरे देश के इतने जटिल फैसले नहीं ले सकते। उन्हें काम करने के लिए एक संस्थागत सलाह की जरूरत होती है। और ये सलाह उन्हें मंत्री परिषद देती है, जिसके कैप्टन प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। शुरुआत में ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि क्या ये सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या नहीं। ये तो एक वाजिब सवाल है। मान लीजिए चेयरमैन को सीईओ की सलाह पसंद नहीं आई, तो क्या होगा? क्या वो इसे खारिज कर सकते हैं? यहीं पर भारतीय राजनीति के सबसे उथल-पुथल वाले दौर का जिक्र आता है। 1970 के दशक में 42वें संविधान संशोधन ने इस सलाह को राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह से कंपलसरी या बाध्यकारी कर दिया। मतलब जो सलाह दी गई वो माननी ही पड़ेगी बिना किसी सवाल के। हाँ, लेकिन फिर जब आपातकाल के बाद सत्ता बदली तो 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को थोड़ी सी मोहलत दी। वो ढील क्या थी? इस नए नियम के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार यानी दोबारा सोचने के लिए वापस लौटा सकते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अगर मंत्रिमंडल ने दोबारा वही सलाह भेज दी तो इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि चेयरमैन एक बार कह सकते हैं कि इस फैसले पर फिर से विचार कर लो भाई, लेकिन अगर बोर्ड ने कह दिया कि यही फाइनल है तो हस्ताक्षर करना मजबूरी बन जाता है। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कानूनी पहलू भी जुड़ा है जिसे गोपनीयता कहा जाता है। गोपनीयता मतलब अनुच्छेद 74 का दूसरा हिस्सा। हाँ, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसके बारे में कोई भी अदालत जांच नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये नहीं पूछ सकते कि बंद दरवाजे के पीछे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच क्या बातें हुईं। ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बहुत मजबूत उदाहरण लगता है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है जो अक्सर चर्चाओं से गायब रहता है। वो क्या? हम रोजमर्रा की राजनीति में कैबिनेट शब्द बहुत सुनते हैं, लेकिन मूल संविधान में ये शब्द कहीं था ही नहीं। सच में? तो ये आया कहाँ से? ये वही 44वां संशोधन था जिसने 1978 में पहली बार कैबिनेट शब्द को संविधान के अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 में जोड़ा था, ताकि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया सुरक्षित हो सके। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि जिस शब्द के इर्द गिर्द पूरी सत्ता घूमती है वो मूल ढांचे का हिस्सा ही नहीं था। चलिए, 74 की साथ मिलकर चारों दिशाओं में सलाह वाली बात तो पूरी हुई। अब आते हैं इसके अगले कदम पर, यानी अनुच्छेद 75। हाँ, अनुच्छेद 75। इसमें मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, वेतन और उनके कार्यकाल का पूरा ब्यौरा है। और इसका मुख्य निमोनिक है 75, यानी 7 और 5। साथ मिलकर 5 साल राज करना। बिल्कुल, साथ मिलकर 5 साल राज करना, ये दिमाग में एकदम स्पष्ट छवि बनाता है। अब इस अनुच्छेद के अंदर 6 अलग-अलग हिस्से हैं और इन्हें इनके नंबरों के साथ ही डिकोड किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी 75 क्लॉज 1। ये नियुक्ति के बारे में है। इसे ऐसे देखते हैं। नंबर 1 मतलब देश का नंबर 1 नेता। देश का नंबर 1 नेता प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले नंबर 1 नेता की नियुक्ति करेंगे और फिर उस नेता की सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। एकदम सही। लेकिन इस नियुक्ति प्रक्रिया में एक समय बहुत बड़ी खामी आ गई थी। आप गठबंधन की राजनीति वाले दौर की बात कर रही हैं ना? हाँ, 90 के दशक में सहयोगियों को खुश करने के लिए जंबो कैबिनेट बनने लगी। 60-70 मंत्री बना दिए जाते थे, जिसका सीधा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता था। तो इसे रोकने के लिए क्या किया गया? इस राजनीतिक भीड़ को रोकने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। अच्छा, और इसी संशोधन ने ये कड़ा नियम बनाया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल। और साथ ही जो नेता दल बदल करके आए हैं उन्हें मंत्री बनने के अयोग्य करार दिया गया। ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम था। अब अगर दूसरे हिस्से पर आए, यानी कार्यकाल 75(2). इसके लिए 2 का लॉजिक काम आता है। 2 साउंड करता है हिंदी के शब्द दो, यानी गिव जैसा। पद दो या वापस ले लो, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के हाथ में है। हाँ, कानूनी भाषा में इसे प्रसादा पर्यंत या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहा जाता है। तकनीकी रूप से मंत्री तब तक पद पर है जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं। लेकिन असलियत में तो ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है ना? बिल्कुल, ये मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है तो वो राष्ट्रपति से कहकर उसका पद वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर एक मंत्री गलती करे तो क्या पूरी सरकार गिर सकती है? इसके लिए 75(3) में 3 का अंक एक बहुत गहरा मतलब लेकर आता है। 3 से याद रखा जा सकता है टीम। ये क्लॉज संसदीय लोकतंत्र का सबसे मुख्य आधार है, सामूहिक उत्तरदायित्व। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी टीम यानी मंत्रिपरिषद एक साथ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये लोग एक ही नाव के यात्री हैं। सरकार के फैसले अलग अलग नहीं हो सकते। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 मंत्री जाएंगे, पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। सभी को एक साथ इस्तीफा देना पड़ेगा, एक साथ तैरेंगे, एक साथ डूबेंगे। टीम स्पिरिट का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अब चौथी कड़ी की बात करें, यानी शपथ। 75(4). 4 से आता है 4 लोग। समाज में वो 4 लोग क्या कहेंगे वाला विचार बहुत आम है, बस वहीं से इसे जोड़ा जा सकता है। 4 लोगों के सामने मंच पर राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाना। बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। शपथ के बाद आता है एक बहुत ही दिलचस्प 6 महीने का नियम। ये 5वें बिंदु में है। और इसके लिए लॉजिक बहुत ही सीधा है। 5 के ठीक बाद क्या आता है? 6 आता है, तो यहाँ 6 महीने का नियम लागू होता है। इस नियम के पीछे की सोच बड़ी व्यावहारिक है।
मतलब अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो अभी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर संसद के किसी भी सदन में आना होगा। बिल्कुल। अगर 6 महीने में वो सदस्य नहीं बन पाया तो उसका मंत्री पद उसी दिन खत्म हो जाएगा। 5 के बाद 6 महीने का नियम। ये नियम सरकार को विशेषज्ञों को सीधे कैबिनेट में लाने की आजादी देता है। जैसे जब एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया तब वे संसद के सदस्य नहीं थे। इस नियम ने देश को बेहतरीन टैलेंट इस्तेमाल करने की छूट दी। और अंत में छठे बिंदु पर मंत्रियों के वेतन की बात आती है। 75-6। और 6 के अंक से इसे याद रखना सबसे आसान है। 6 से छप्पर फाड़ के सैलरी। छप्पर फाड़ के सैलरी। मंत्रियों का वेतन कितना होगा ये संसद तय करती है और इसका जिक्र दूसरी अनुसूची में है। तो अगर इस पूरे 7 और 5 के खेल को समेटे, नियुक्ति नंबर 1, नेता की पद 2 या लो, 3 मतलब टीम का सामूहिक उत्तरदायित्व, 4 लोगों के सामने शपथ, 5 के बाद 6 महीने का नियम और 6 से सैलरी। ये एक ऐसा मेंटल मैप है जो कोई कभी नहीं भूलेगा। अब मंत्रियों के नियमों को तो डिकोड कर लिया, लेकिन सारे मंत्री एक जैसे नहीं होते। पावर के हिसाब से इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वित्त मंत्रालय है। कैबिनेट मंत्री सरकार का असली बॉस होता है। सारे बड़े फैसले वही लेगा। और राज्य मंत्री की क्या भूमिका है? नाम से तो लगता है जैसे ये राज्यों के मंत्री हैं। नहीं, ये केंद्र सरकार के ही मंत्री होते हैं। कभी कभी इन्हें कोई छोटा विभाग आजाद रूप से दे दिया जाता है जिसे स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। या फिर ये बड़े कैबिनेट मंत्रियों के डिप्टी सीईओ की तरह काम करते हैं। और तीसरे होते हैं उप मंत्री, जो सबसे जूनियर होते हैं। वो बस प्रशासनिक मदद के लिए होते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, ये सारे मंत्री मिलकर देश चला रहे हैं, लेकिन अगर कल को कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस भारत सरकार पर ही केस कर दे तो क्या होगा? सरकार की तरफ से कोर्ट में कौन लड़ेगा? जाहिर है प्रधानमंत्री तो कोर्ट में जाकर जिरह करेंगे नहीं। सरकार को एक ऐसे वकील की जरूरत होती है जो सबसे जटिल कानूनों को समझता हो। और उसी सबसे बड़े सरकारी वकील को भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, जिसका जिक्र है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 सरकार का सबसे बेहतर वकील। 76 और बेहतर सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं। ये शानदार तुकबंदी है। तो इसके भी 4 हिस्से हैं। पहला है नियुक्ति। फिर से नंबर 1 का लॉजिक। देश का नंबर 1 व्यक्ति यानी राष्ट्रपति देश के नंबर 1 वकील को चुनेगा। नंबर 1 वकील मतलब जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु है उनके कर्तव्य। सलाह हमेशा 2 लोगों के बीच होती है, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ वकील। तो मुख्य काम है सरकार को कानूनी सलाह देना। और तीसरा बिंदु मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे रोचक लगता है। ये महान न्यायवादी को सुनवाई का अधिकार देता है। सुनवाई का अधिकार। इसके लिए अंक 3 को अगर ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल मानव कान के आकार का दिखाई देता है। हाँ, और कान का काम क्या है? सुनना। इसका मतलब महान न्यायवादी को भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई छोटी अदालत। और चौथे बिंदु पर आती है कार्यकाल और पैसे की बात। काम करने पर क्या मिलते हैं? 4 पैसे। महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति तय करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। सुनने में आता है कि महान्यायवादी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो क्या इससे हितों का टकराव नहीं होता? ये बहुत जरूरी ऑब्जर्वेशन है। महान्यायवादी सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होते। वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकते, राइट? बिल्कुल। वो कोई ऐसा केस हाथ में नहीं ले सकते जो भारत सरकार के खिलाफ हो। आजाद भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और वर्तमान में R वेंकटरमणी जी हैं। सही कहा। अब एक व्यवहारिक सवाल। भारत इतना बड़ा देश है, सरकार के हजारों केस चलते हैं। एक महान्यायवादी अकेले ये सब कैसे संभालेगा? इसीलिए उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इन्हें महान्यायवादी का हेड असिस्टेंट कहा जा सकता है। वर्तमान में तुषार मेहता जी इस पद पर हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान में कहीं नहीं लिखा है ना? हाँ, ये एक वैधानिक या गैर संवैधानिक पद है जिसे काम का बोझ कम करने के लिए संसद के कानून द्वारा बनाया गया है। महान्यायवादी का पद संवैधानिक है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। अब तक हमने केंद्र की बात की, लेकिन राज्यों का क्या? राज्य सरकार के भी तो केस होते हैं। राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील को महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और यहाँ विश्लेषकों के लिए एक जादुई ट्रिक आती है जिसे +89 ट्रिक कहते हैं। +89 ट्रिक। ये बहुत मजेदार है। केंद्र के वकील का अनुच्छेद है 76
अब अगर 76 में 89 यानी 89 जोड़ा जाए तो आता है 165। और 165 ही राज्य के महाधिवक्ता का अनुच्छेद है। और ये सच में एक बेहतरीन पैटर्न है और इसका कानूनी लॉजिक भी समान है। जो शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, राज्य में वो राज्यपाल के पास है। इसीलिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इसके पास संबंधित हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। इस पूरे चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि नॉमिनल और रियल हेड के फर्क से लेकर अनुच्छेद 74 के साथ मिलकर चारों दिशाओं में सलाह तक, और 75 के 6 से 76 फाड़ के सैलरी से लेकर 76 के बेहतर वकील तक, ये महज रटने वाली चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब किसी को ये नियम और इनके पीछे का लॉजिक पता होता है तो वो सिर्फ दर्शक नहीं रहता, वो राजनीतिक अदालती बहसों की असली कहानी समझ पाता है। ये ज्ञान एक जागरूक समाज के लिए बुनियादी शर्त है। अगर इस पूरी व्यवस्था को बड़े फलक पर देखा जाए तो एक बहुत ही विचारणीय सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज हमने देखा कि संविधान निर्माताओं ने इंसानों के लिए कानूनी सलाह और सत्ता की कितनी सटीक व्यवस्था बनाई। महान न्यायवादी का पद इस बात का प्रतीक है कि सरकार को सही मार्गदर्शन के लिए एक बेहतरीन मानवीय दिमाग की जरूरत होती है। हाँ, अनुभव और विवेक की जरूरत तो होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा भविष्य की ओर देखें, जिस तेजी से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का विकास हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब मशीनें कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण इंसानों से बेहतर करने लगेंगी। ये तो हो ही रहा है आजकल। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उभरता है, क्या भविष्य में सरकारें जटिल संवैधानिक मामलों पर सलाह के लिए किसी इंसान यानी महान्यायवादी की जगह किसी सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कर देंगी? मतलब सारे कानूनी फैसले एल्गोरिथम के पैटर्न के आधार पर लिए जाएं? बिल्कुल। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब न्याय, व्याख्या और शायद राजनीति के पीछे का वास्तविक प्रमुख कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई कोड हो?